निम्न बिंदुओं के द्वारा कुछ तर्क मैं प्रस्तुत करता हूँ, है ना। लोकतंत्र में जैसा कि बताया कि अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता। तो क्या सबसे पहली बात देखने योग्य है कि क्या वास्तविकता में ये जनता का शासन हो पाता है? नहीं। और अगर जनता की इसमें उचित भागीदारी होती है या नहीं, है ना। जैसे कि सबसे पहली हानि अगर मैं बोलना चाहूंगा इसके विपक्ष में, तो ये होगी कि अयोग्यता होती है इसमें, क्योंकि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसकी क्या मापदंड है ये सुनिश्चित नहीं होता है ना। और जो मत देने जा रहे हैं उनके लिए भी कोई निश्चित नियमावली नहीं होती है, मापदंड नहीं होते। कौन उसमें पढ़े लिखे साक्षर भी मत दे रहे हैं, अनपढ़ भी मत दे रहे हैं, है ना। तो जो लोग अयोग्य हैं वो भी मत दे रहे हैं, जो लोग योग्य हैं वो भी मत दे रहे हैं। तो इससे क्या उचित हम जा रहे हैं तो इसको पकड़ना नहीं हो सकता। पकड़ना इसको ऐसे कैसे ही पकड़ देगा, हमारे देश में हमारी फोटो आ जाए। ये जाओ नहीं है, वापस आ जाइए, क्योंकि इसमें कोई मापदंड नहीं है जो कि होना चाहिए। दूसरा ये है कि वास्तविकता में जनता का शासन है क्या? नहीं है, क्योंकि होता यह है कि जो पार्टियां होती हैं वो देश के पूंजीपतियों से धन लेती हैं और यदि वे उनसे सहयोग लेती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें काम यूट्यूब पे आएगी, यूट्यूब पे आएगी। विक्रम गुर्जर 9770 नहीं, जब पूंजीपति सहयोग करते हैं राजनीतिक दलों को, कर लेना सर्च, तो स्वाभाविक है नेता भी उनको सब्सक्राइब कर लेना। लो तुम भी आ गए, तीसरा मैं तर्क ये देना चाहूंगा, ठीक है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो निजी शासन व्यवस्था। हाँ कर लो अभी, उसमें किसी भी सब्सक्राइब कर लेना। निर्णय को लेने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। जो हमारी नियमों की प्रक्रिया होती है, जैसे कि लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उसका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, एक लंबी प्रक्रिया के बाद राष्ट्र के हित में निर्णय लिया जाता है। जबकि अगर राजतांत्रिक प्रणाली होगी तो राजा जो देश के हित में होगा वो तुरंत वो निर्णय ले लेगा, है ना। और इसके साथ एक दिक्कत और ये होती है कि यदि कोई निर्णय ले भी लिया है सरकार ने तो वे उस सख्ती के साथ लागू नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। अगर किसी वर्ग समुदाय के खिलाफ अगर उन्हें ज्यादा सख्ती से लागू किया तो अगली बार उनको वोट नहीं मिलेंगे। इस प्रकार वोट के लालच में सही तरीके से कानूनों को लागू नहीं हो पाते, है ना। इसके अलावा भ्रष्टाचार को भी, अब जब चुनाव आयोजित होते हैं तो कई बार नेताओं द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग भी किया जाता है। उनके द्वारा धन बल का प्रयोग करके मत को विभाजित भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है ना। उनको धन का लालच दिया जाता है ना, या फिर उनको किसी को कुछ सामग्री बांट दी जाती है ना। जैसे कि अपन ने सुना है कि शराब आदि का वितरण भी किया जाता है कुल मिलाकर के। तो फिर उससे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना वहाँ के मत को खरीदने के लिए कोई धन लेना चाहता है तो उसको धन देते हैं, कोई शराब का वितरण करता है। तो इससे क्या वास्तविक मत रहा? नहीं रहा। तो इसलिए वास्तविकता में लोकतंत्र नहीं हो सकता है। फूट डालो और राज करो, ये भी नेताओं का एक प्रमुख कार्य बन चुका है। जब भी चुनाव आते हैं कोई भी राजनीतिक दल अपने जिस वर्ग या समुदाय की संख्या अधिक होती है जिस क्षेत्र में, उसको भड़काता है। अर्थात मतलब हमारे समाज की एकता को तोड़ करके, धर्म और समुदाय की एकता को तोड़ करके मत हासिल करना चाहता है। इससे हमारे समाज की एकता टूटती है ना। और इसके साथ ही हमारे जो लोकतंत्र होता है उसमें निरंतरता नहीं होती है, ये भी एक मेरा तर्क है। आप प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर अपने नेता को चुनते हैं और 5 वर्ष बाद यदि वे नेता चला गया तो उसकी जो कार्यप्रणाली से कार्य चल रहा था, जो योजना से काम चल रहा था, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। फिर जो नया आएगा वो अपनी नई नीति प्रस्तुत करेगा, नई योजना प्रस्तुत करेगा, उसके अनुसार काम करेगा। तो ऐसे में निरंतरता भंग होती है और जब किसी प्रणाली की निरंतरता भंग होती है तो उसके हमको परिणाम नहीं मिल पाते। इसके अलावा एक और चीज ये है कि इसमें बहुत अधिक व्यय होता है। हर 5 वर्ष के अंतराल पर जब भी चुनाव आयोजित होता है तो उसमें धन का अत्यधिक व्यय किया जाता है। सरकार आयोजन में भी व्यय करती है, मतदाता जागरूकता के लिए भी व्यय करती है, और इसके साथ जो राजनीतिक दल होते हैं वो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। उन साधनों के प्रयोग में कितना अधिक धन का अपव्यय किया जाता है, और जब ये धन का अपव्यय होता है तो यही राजनीतिक दल, यही राजनेता चुनाव के पश्चात जब ये चुन के बन जाते हैं तो यही इस जनता से वसूल करते हैं। तो इसलिए
सफलता के लिए। इसलिए मैं इन्हीं तर्कों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आदर्श जी हमारे। अब अगले क्रम में हम आमंत्रित करने चाहते हैं आदर्श कुमार सक्सेना जी। बहुत शानदार।